हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्य कोचिंग सेंटर। और मैं हूं आकाश शर्मा, आपका बायोलॉजी का टीचर। मैं आज आप लोगों को रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम जीवाणुजन बोलते हैं, पहले चैप्टर के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं कि डायरेक्ट आप इनको याद कीजिए। आपके यूपी बोर्ड में आपको यही देखने को मिलेंगे, बिल्कुल भी लैंग्वेज की इसकी भी बिल्कुल भी चेंज हुई नहीं मिलेगी। जैसा आपको कराया जा रहा है डायरेक्ट आप उसको याद कर लीजिएगा। और आपको यही यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें भी हमने जो कराया है वही पूरा आया था। तो आइए हम चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। सबसे पहला, ये जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। ठीक, तो जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। जितने भी सजीव प्राणी होते हैं उन सभी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जनन करना है। यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है। तो जनन एक जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। आइए, जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है बल्कि इससे जीव जाति की निरंतरता बनी रहती है। जीव जाति की निरंतरता का मतलब जाति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये आगे बढ़ती रहती है। जनन जीवों के अमृत में भी सहायक है। अगर कोई व्यक्ति जन्म नहीं करेगा तो उसकी जाति समाप्त हो जाएगी। जाति समाप्त ना हो इसलिए वो मरने से पहले अपने कुछ संतानों को जन्म दे जाता है। प्राकृतिक मृत्यु, व्यथा व जीर्णता के कारण होने वाले जीवहास की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है। जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है। आपको पता है कि एक परिवार में मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, उनके मतलब कि 5-6 बच्चे हैं, तो वो अपनी संख्या को क्या बढ़ा रहे हैं, मतलब कि जीवों की संख्या में वृद्धि करते हैं। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती हैं। अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। तो इन सभी विशेषताओं के आधार पर आप ये कहेंगे कि जनन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, ठीक है। आइए, अगला है हमारा जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। मतलब कि जनन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, लेकिन इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन सा है। प्राय लैंगिक जनन को जनन की सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है जिससे युग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से भिन्न होता है। अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों में जीवित रहने के अच्छे अवसर अधिक होते हैं क्योंकि आनुवंशिक विभिन्नता के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या भी बढ़ती है। लैंगिक जनन ही जनन की अच्छी विधि है। तो देखिए, ये जनन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम और सेक्सुअल। इन दोनों में से जो लैंगिक वाला है, सेक्सुअल वाला है, ये अधिक अच्छा माना जाता है एज कंपेयर टू अलैंगिक जनन के, ठीक है। आइए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। ये पेपर में डायरेक्ट आ चुका। 2019 का पेपर उठा के देख लीजिए यूपी बोर्ड का, ये डायरेक्ट आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। पेपर में 2 नंबर में पूछा गया था। आज हम देखेंगे कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि ये देखिए, ये मेरे पास मान लीजिए कोई अमीबा है, ठीक है। इस अमीबा से क्या हुआ, 2 छोटे अमीबाओं का निर्माण हुआ। ये 2 छोटे अमीबा का जैसे ही निर्माण होगा तो अब यहाँ पर ये समझना है आपको कि ये दोनों अमीबा संतति अमीबा कहलाते हैं और ये मात्र अमीबा कहलाता है। तो ये दोनों संतति अमीबा अपने मात्र अमीबा के समान दिखाई देते हैं आनुवंशिक और आकार की रूप से, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये अमीबा इसके क्लोन हैं। ये क्या कह जाएंगे, ये इसके क्लोन हैं, ठीक है। आइए, आकार की व आनुवंशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं।
अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारिकी रूप से अपने जनक के एकदम समान होती है, अतः इसे क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो क्लोन जो बनते हैं वो केवल अलैंगिक जनन में बनते हैं, लैंगिक जनन में क्लोन नहीं बनते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों और क्या यह कथन हर समय सही है? तो अगर आपसे मैं ये पूछूं क्या आप झूठ बोलते हैं, तो आप कहेंगे कि हम झूठ नहीं बोलते। लेकिन मैंने इसको दूसरी तरह से पूछा, क्या आप सदैव सही बोलते हो? तो आप कहेंगे कि हाँ मैं सही तो बोलता हूँ, लेकिन आप सदैव सही बोलते हैं, ये वाली बात थोड़ी हमें नहीं पचेगी। इसका मतलब लैंगिक जनन से जो संतान बनती हैं वो जीवित रहने के अच्छे अवसर तो उनको होते हैं। क्या ये कथन हर समय सत्य है? तो ये कथन हर समय सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, आइए चलिए देखते हैं। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो जनक से संतति में स्थानांतरित होती हैं। युग्मकों की उत्पत्ति व निषेचन के कारण नए और बेहतर गुणों युक्त संतति का जन्म होता है, अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। तो ये तो उसके मतलब कि सही कथन बता रहा है। क्या यह कथन हर समय सही है? अब हम इसका जवाब देख लेते हैं। यह कथन सदैव सही नहीं होता। जनकों के रोगग्रस्त होने पर वह रोग आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने नाम सुना होगा, जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया। ये वर्णांधता, हीमोफीलिया ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लैंगिक जनन द्वारा पहुंच जाती हैं। ठीक है, जिससे इनकी जो संतान है उनमें भी रोग देखने को मिलता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है? इसका मतलब हमारे पास ये दो कंडीशन हैं, एक असेक्सुअल एक सेक्सुअल। यहाँ से जो संतति उत्पन्न होगी और यहाँ से भी संतति उत्पन्न होगी। इन दोनों संतति में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संतति उत्पत्ति हुई, सेक्सुअल मतलब कि लैंगिक से भी संतान की उत्पत्ति हुई। इन दोनों संतानों में क्या भिन्नता देखने को मिलेगी? तो आप कहेंगे कि इसमें तो भिन्नता ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, ये तो अपने जनक का क्लोन होती है। लेकिन इसमें आपको भिन्नता देखने को मिलती है, इसमें आपको विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, आइए देखते हैं। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक व संरचनात्मक रूप से जनक के समान होती है, अर्थात अपने जनक का क्लोन होती है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से जनक से भिन्न होती है। इसका मतलब अलैंगिक जन्म में तो क्लोन होगी और लैंगिक जन्म में भिन्न होगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सभी आपके क्लियर हो चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो। कायिक जनन को प्रारूपी अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है? ये हमारा क्वेश्चन है आप लोगों से। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें हमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में भिन्नता देखने को मिलती है। तो देख लेते हैं। इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है, तो केवल क्या होगा, एक जनक भाग लेगा। ठीक है, और इसमें दो जनक भाग लेते हैं, नर और मादा। इसमें दो होंगे, इसमें एक होगा। इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन का अभाव होता है, मतलब युग्मक का निर्माण नहीं होता, युग्मक नहीं बनेंगे। नर युग्मक का मतलब शुक्राणु और अंडाणु इसमें नहीं बनते हैं, तो निषेचन भी इसमें नहीं होता। जबकि लैंगिक जनन में इसमें युग्मक का निर्माण होता है और निषेचन की क्रिया भी इसमें होती है। शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम निषेचन बोल देते हैं। यह जनक की काय कोशिका में होता है, तो यह जनक की जनन कोशिका में होता है। इसमें सूत्री विभाजन होगा, लेकिन लैंगिक में दोनों होते हैं, अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन देखने को मिलते हैं।
यह सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है। जैसे एक नाम सुना होगा इकोलाई जीवाणु। इकोलाई जीवाणु 20 मिनट में अपने आप को विभाजित कर लेता है, तो ये बहुत सरल है और तीव्र गति से होता है। यह जटिल व धीमी गति से होता है। जैसे मानव की मान लो कि एक मानव में जो फीमेल है वो 9 महीने बाद शिशु को जन्म देती है, तो इसका मतलब ये एक जटिल प्रोसेस होती है। इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से जनक के समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें जो संतति उत्पन्न होंगे अलैंगिक जनन में वो जनक के समान होंगी, जबकि इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से जनक से भिन्न होती है, क्योंकि इसमें 2 डीएनए आपस में मिक्स होते हैं, जिसके कारण लैंगिक जनन के द्वारा बनने वाली संतान में आपस में भिन्नता देखने को मिलती है। जनक इकाई कलिका खंड या जनक का संपूर्ण शरीर होता है, जबकि इसमें जनक इकाई युग्मक होते हैं। इसका मतलब इसमें युग्मक का निर्माण होते हैं, नर और मादा युग्मक, 2 प्रकार के युग्मक इसमें बनते हैं। इस प्रकार का जनन निम्न आकशेरुकी व निम्न कॉर्डेटा में पाया जाता है, और दूसरी तरफ यह उच्च पौधे व जंतुओं में पाया जाता है। तो इस तरीके से आपने अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर देखा, और आपको बता दें कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार आ चुका है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना, वीडियो को पॉज कर लिया करना। और अगर मतलब वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी मतलब डल हो तो देखिए यूट्यूब पर 3 ऐसी बिंदु आते हैं, इस पर क्लिक कर देना और वहाँ पर जाकर आप वीडियो की क्वालिटी मतलब कि बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आता है तो वहाँ पर जाकर बढ़ा लेना। अब इसी में देखते हैं कायिक जनन, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या है इसे देख लेते हैं। अलैंगिक जनन, ये भी अलैंगिक जनन होता है एक प्रकार का, ध्यान रखना। अलैंगिक जनन की ऐसी विधि जिसमें पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है, अतः इसमें एक जनक भाग लेता है और इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक व आकारिकी रूप से अपने जनक के समान होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में प्रारूपी अलैंगिक जनन है। इसका मतलब कायिक जनन पेड़ पौधे में होता है और ये भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। इसमें कायिक जो अंग है वो भाग लेते हैं नए पौधे के निर्माण में, और इसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वो भाग होते हैं कायिक भाग। कायिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके 2 उदाहरण बताइए। आपने अगर 2019 का पेपर देखा है तो उसमें चेक करके देख लेना, ये यूपी बोर्ड के 2019 में आ चुका है। ठीक है, और आपको बता दें कि एनसीईआरटी पैटर्न हो चुका है। टोटल जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी पैटर्न पर आते हैं। तो आपने अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नहीं करी, और आपने के जो टीचर हैं मतलब कि वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। फिर आपका जो पेपर है आप अच्छे से उसका मतलब कि सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे पेपर में जाकर। तो आपको एनसीईआरटी पर विशेष ध्यान देना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर ध्यान देना है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। मतलब टोटल मिलाकर आपको एनसीईआरटी से भटकना नहीं है। ठीक है, आइए। कायिक प्रवर्धन जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धक का कार्य करता है तथा नए पौधे में विकसित हो जाता है। मात्र पौधे के कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधे का पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन में 2 उदाहरण हैं। देखिए ये जो उदाहरण है, पत्ती द्वारा नए पौधे का निर्माण होगा। जी अजूबा जो है इसको ब्रायोफिल्लम बोलते हैं। कि पौधे में पत्ती के किनारे से पादप काय उत्पन्न होते हैं जो मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे का जन्म देते हैं। अजूबा में पत्ती द्वारा जनन होता है, इसीलिए इसको पत्तियों द्वारा कायिक जनन कहा जाता है। आलू के कंद में उपस्थित पर्वसंधियां कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। पर्वसंधियों में कलिकाएं स्थित होती हैं तथा प्रत्येक कलिका नए पौधे को जन्म देती है। आलू एक प्रकार का कंद होता है। आलू तना होता है, इस तने को जब हम भूमि में लगा देते हैं तो इस पर जो कलिकाएं होती हैं, आँख जो होती है, वो नए पौधे का निर्माण करती है, जिससे कि आलू की जाति बनी रहती है, या फिर बिना बीज के भी हम आलू में पौधे को उगा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये 7 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, और मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपके लिए ये जो सॉल्यूशन दिया है आपके काम आएगा। तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में जो भी बायोलॉजी के नोट्स बनाना चाहता है या बायोलॉजी पढ़ना चाहता है उसके लिए नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे इस पर।
आप उनको इस वीडियो को सेंड कर दीजिए, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप भी आगे बढ़ते रहें और टाइम को यूज करते रहें। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। आप लॉकडाउन चल ही रहा है, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सभी लोगों के लिए जय रस्तु।